Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the cloud seeding concept. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेट अक्टूबर में टू बी स्पेसिफिक अक्टूबर 28 को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग आपके परफॉर्म किया गया विद द कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी कानपुर। लेकिन जो ये अटेम्प्ट रहा ये आपका फेल हो गया ड्यू टू वेरियस रीजन। तो आज के हम न्यूज़ में यही कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द क्लाउड सीडिंग और क्लाउड सीडिंग का पर्पस क्या होता है, मतलब क्यों जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपकी क्लाउड सीडिंग परफॉर्म करवाती हैं अपने सिटीज़ में, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे सिविल सर्विसेज 2025 इस बार आपके यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रखा था आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल से रिलेटेड, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आपके पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में ही आप इसका यूज़ कर सकते हो। पेपर 1 में आपके इसके पीछे का साइंस पूछ लेंगे और पेपर 2 में आपके ऐसे में आ जाएगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें या फिर इन्वायरमेंटल जो आपके कंसर्न्स हैं उससे आप ये क्लाउड सीडिंग को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा 360 डिग्रीज का कवरेज करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो देख लो आप कि हाउ नेचुरल रेनफॉल अकर्स, है ना। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग क्लाउड सीडिंग हमें ये तो पता होनी चाहिए कि नेचुरली बारिश कैसे होती है। तो आप अपने ज्योग्राफी में ही पढ़ते होगे कि आपका बारिश बहुत तरीके से हो सकता है। लाइक एक आपका तरीका होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, मतलब एक टाइप का जो आपका रेनफॉल होता है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है और एक आपका ओरोग्राफिक होता है, ठीक है। तो दोनों को हम एक बार समझ लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, एक मैं पेज ले लेता हूँ। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में आपके क्या होता है, बेसिकली कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो जहां पे भी आपके जिस भी रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे आपके लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो इक्वेटोरियल रीजन और जो आपका ये ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे आपके लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो कहीं पे भी अगर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है तो वहां पे एयर आके क्या करेंगे, मर्ज करते हैं, और जैसे ये एयर मर्ज करते हैं तो फिर ये आपके राइज करने लगते हैं, ठीक है। तो जो एयर आपके राइज करने लगते हैं इन द लो प्रेशर जोन तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट। और यहां से भी आपके सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी के वेरियस एग्जामिनेशन में। तो जब ये आपके एयर राइज करते हैं तो आपको पता है कि जैसे भी कोई चीज हाइट पे जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो द मोमेंट द टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग तो यहां पे कंडेंसेशन आपका हो जाता है और कंडेंसेशन के हेल्प से यहां पे आपका क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड फॉर्मेशन में भी एक क्राइटेरिया है कि आपके प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो ये सब कुछ टर्म है, ये सारे टर्म से आप फैमिलियर होने चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनके अराउंड जो आपका वेपर होता है वो कंडेंस करके क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है, राइट। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के प्रेजेंस की वजह से जब आपके ये कन्वेक्शनल करंट राइज करते हैं और इनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस अकर होता है जिसके कारण आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और जब ये क्लाउड बड़े हो जाते हैं, जब इनमें वाटर ड्रॉपलेट्स भर जाते हैं तो उसके बाद ये रेनफॉल के फॉर्म में जमीन पे गिरते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये सिंपल मेथड समझ लिया। फिर ओरोग्राफिक समझ लो, ओरोग्राफिक आपके कैसे अकर होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल थोड़ा स्टैटिक कॉन्सेप्ट लिंक्ड है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए सोचा मैं बता दूं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, तो जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए आपके पाथ ऑफ एयर मूवमेंट पे तो आपका एयर कैसे बिहेव करता है ये समझो। तो मान के चलो ये आपके एयर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये एयर आपके पहले किसी वाटर बॉडी से फ्लो होकर आ रहा है तो इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है। एयर जिस आपके सरफेस से पास होता है उसका वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो ये ओशन बॉडी से पार हो रहा है तो इसमें कुछ मॉइस्चर आ गया। फिर मान के चलो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स या इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्यूज, कोई भी आपके अपीवल फीचर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये एयर होते हैं ये असेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, असेंड करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा कि जैसे ही एयर असेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके क्या होता है, एडियाबैटिक कूलिंग होता है, एडियाबैटिक कूलिंग, ठीक है। फिर एडियाबैटिक कूलिंग होगा तो आपके इन द प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आपके क्या हो रहा है, आपके क्लाउड फॉर्मेशन होगा, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन। और आपके इस साइड में, मतलब ये जो आपका माउंटेन का लिम्ब है, मान के चलो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपके रेनफॉल अकर हो जाएंगे, राइट। लेकिन वही अदर साइड में आपका एक रेन शैडो जोन क्रिएट हो जाएगा, रेन शैडो जोन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मान के चलो जितना भी आपका मॉइस्चर था वो तो यहीं पे फॉल हो गया,
मतलब मॉइस्चर से आपका क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और इधर ही आपके बारिश हो गई। तो अब जब क्लाउड इधर जाएगा तो यहाँ पे आप क्लाउड के पास मॉइस्चर बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके क्या होगा, सेमी एरिड कंडीशन बन जाएगा। तो आप देखते होगे जैसे वेस्टर्न घाट इंडिया में देखोगे तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में आपके लश ग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन वही अगर आप ईस्टर्न स्लोप में देखोगे वेस्टर्न घाट के, तो वहां पे आपको रेन शैडो जोन मिलता है। ठीक है, इसको हम विंडवर्ड साइड भी बोलते हैं, जहां पे आपके बारिश होती है, विंडवर्ड साइड। और जहां पे आपके रेनफॉल नहीं होता, जहां पे आपके रेन शैडो जोन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके कारण वहां पे ड्रॉट लाइक कंडीशन या फिर सेमी एरिड कंडीशन क्रिएट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। तो ये सारे टर्म से आप फैमिलियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी आपके रेनफॉल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफी मतलब माउंटेन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर, इफ द रेनफॉल अकर्स, दैट रेनफॉल इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये दोनों आपको प्रोसेस समझ आया। ठीक है, उसके बाद देखो आपका ड्रॉपलेट ग्रोथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है कैसे कैसे आपका रेनफॉल फॉर्म होता है। तो ये कॉमन प्रोसेस दे रखा है, जैसे पहले इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जहाँ पे लो प्रेशर जोन है और हाई टेम्परेचर आपके, तो वहाँ पे आपके इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद आपका कंडेंसेशन होगा, फिर आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन किसके अराउंड होगा, जो भी आपके एयर पार्टिकल सस्पेंडेड है, सॉरी जो भी आपके डस्ट पार्टिकल और एयर पार्टिकल सस्पेंडेड है इन द एयर, उनके अराउंड क्या होगा, आपका कंडेंसेशन होगा। ठीक है, जो कि आपके क्लाउड का रूप ले लेते हैं। फिर यही सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स कोलाइड करके coalesce into larger drops. In cold condition, ice crystal grow through the Berggruen-Findesin process. सो आपके कोल्ड कंडीशन में बेसिकली आइस क्रिस्टल ग्रो हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेर्गग्रेन-फिंडेसिन प्रोसेस। फिर उसके बाद फाइनली आपका प्रेसिपिटेशन होता है। सो व्हेन ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू रिमेन एयरबॉर्न, ग्रेविटी पुल्स देम डाउन एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो समझ आया कि आपके नॉर्मली नेचुरली रेनफॉल कैसे अकर होता है। अब आते हैं हम कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू कैसे रेनफॉल अकर होगा। ठीक है, तो देखो व्हेन नेचर नीड्स असिस्टेंस, तो आपके नेचर को कब असिस्टेंस की नीड होती है, हमें कब क्लाउड सीडिंग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपका आर्टिफिशियल रेन कॉज कर रहा है। तो आर्टिफिशियल रेन की कब जरूरत पड़ेगी, जब आपका नेचुरली रेनफॉल नहीं होगा, है ना। मतलब मान के चलो आपके मानसून ब्रेक आ गया, या फिर किसी रीजन में आपके रेनफॉल नहीं हो रहा बहुत दिनों से, और वहां पे आपके मान के चलो वो एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर रहा है। फिर बहुत बार आप देखते हो जैसे दिल्ली में अभी कंडक्ट कराया, क्यों कराया गया, क्योंकि दिल्ली में विंटर के टाइम पे ना आपके स्मॉग फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो उन सारे जो एयर पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, उनको नीचे बिठाने के लिए आपके क्लाउड सीडिंग करवाया जाता है या आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है, ताकि जो भी आपके स्मॉग पार्टिकल सस्पेंडेड है एयर में, वो आपके नीचे जमीन पे आ जाए। ठीक है, सो सेवरल कंडीशन कैन प्रिवेंट क्लाउड्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन इवन व्हेन दे एग्जिस्ट। जैसे कि आपके अब मान के चलो किसी रीजन में आपके बारिश नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, तो एक तो या तो वहां पे मान के चलो इनसफिशिएंट कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मतलब आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वहां पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो सकता है अगर कहीं पे बारिश नहीं हो रही है तो। दूसरा कि मॉइस्चर ही ना हो, जैसे आप एरिड रीजन में देखते हो, एरिड रीजन में मॉइस्चर ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। उसके बाद बहुत बार आपके टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता है फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस, और बहुत बार आपके एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी नहीं आती है ना। तो आपके जैसे क्लाउड फॉर्मेशन के लिए आपको एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन बहुत सारे रीजन में आपके एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से आपके क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और फिर वहां पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जहां पे बारिश कम होती है, वहां पे आपको असिस्टेंस की नीड होती है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, राइट। फिर देखो व्हाई इंडिया नीड्स क्लाउड सीडिंग। तो सबसे पहले रेनफॉल वेरिएबिलिटी चैलेंज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे आप मराठवाड़ा रीजन देख रहे हो, रायलसीमा देख रहे हो, राजस्थान देख रहे हो, जो भी आपके एरिड रीजन है, यहाँ पे क्योंकि बारिश की कमी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की नीड होती है। फिर अर्बन पॉल्यूशन क्राइसिस को डील करने के लिए यहाँ पे क्लाउड सीडिंग की नीड होती है। और बहुत बार आपके जब बहुत हीट वेव्स चलने लगती है, गर्मी हो जाती है, तो उस टाइम पे भी आपको उसके वो सारे हीट वेव से राहत पाने के लिए भी आपके आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। सो वेदर मॉडिफिकेशन सॉल्यूशन, क्लाउड सीडिंग ऑफर पोटेंशियल टू इंड्यूस रेनफॉल इन ड्रॉट एरियाज, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन थ्रू प्रेसिपिटेशन एंड मिटिगेट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। फिर देखो आगे दिस साइंस बिहाइंड क्लाउड सीडिंग। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पीछे की साइंस क्या है। ठीक है, तो और ये क्लाउड सीडिंग ऐसा क्या कर रहा है कि आपके आर्टिफिशियल रेन अकर हो रहे हैं। तो सबसे पहले समझो कि हम देख रहे थे जब भी आपका जो नेचुरल रेनफॉल हो रहा था, उसके लिए जो एक नेसेसरी कंडीशन था वो क्या था, कि आपके एटमॉस्फेयर में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहने चाहिए। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू भी हम यही कर रहे हैं कि अगर मान के चलो किसी एरिया में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आपके ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड और आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड
सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड। इन सारी पार्टिकल के हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मत समझना कि क्लाउड सीडिंग अगर हम करवा रहे हैं तो वहां पे मॉइस्चर ना भी रहे तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, आपके मॉइस्चर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए नेचुरली, तभी जाके क्लाउड सीडिंग से बस हम क्या कर रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अराउंड आपके जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, वो कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन कर पाए। राइट, लेकिन अगर कहीं पे मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि दिल्ली के केस में हुआ है ना, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ही प्रेजेंट नहीं था, तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल रेन नहीं हो पाया। तो अगर आर्टिफिशियल रेन कराना है तो आपका पहला क्राइटेरिया कि मॉइस्चर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए नेचुरली। ठीक है, उसके बाद हम कुछ सीडिंग एजेंट के थ्रू आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्रिएट करेंगे, जिसके अराउंड आपका क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फाइनली आपके बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स का हम यूज कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है, और ड्राई आइस भी यूज कर रहे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड बेसिकली आपके क्या करता है, फ्रीजिंग इन सुपर कूल्ड क्लाउड्स। फिर सोडियम क्लोराइड का काम क्या होता है, इनहांसेस ड्रॉपलेट ग्रोथ इन वार्म क्लाउड। और ड्राई आइस आपका क्या करता है, रैपिड कूल्स एयर इनिशिएटिंग कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन प्रोसेस को ये इनिशिएट करता है। ठीक है, तो जो क्लाउड सीडिंग होता है, ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस को ऑगमेंट करता है रादर देन रिप्लेसिंग। तो क्लाउड सीडिंग ऑगमेंट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस रादर देन रिप्लेसिंग इट। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। फिर देखो आगे, द क्लाउड सीडिंग प्रोसेस। तो क्लाउड सीडिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो पहले क्लाउड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो देखा जाता है कि कहां पे आपके क्लाउड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है। उसके बाद आपका होता है डिलीवरी मेथड सिलेक्शन। तो अब आप डिसाइड किया जाता है कि जो भी आपके सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसको स्प्रिंकल कैसे करेंगे एयर में। तो हम सेलेक्ट करते हैं डिलीवरी मेथड। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट के थ्रू आपके ज्यादातर क्लाउड सीडिंग परफॉर्म कराया जाता है। फिर उसके बाद होता है डिस्पर्सन एंड न्यूक्लिएशन। सो सीडिंग एजेंट डिस्पर्स एंड एक्ट as a nuclei, supercooled droplet condense और freeze on these particles leading to rapid crystal growth। और फाइनली उसके बाद क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, फिर देखो क्लाउड सीडिंग फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो पॉल्यूशन कंट्रोल में कैसे हेल्प कर रहा है आपका क्लाउड सीडिंग, तो जो भी आपके स्मॉग और जो आपके जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स सस्पेंडेड है एयर में, तो उनको ये क्या करेगा, उनको ये सबसाइड कर देगा ग्राउंड लेवल पे, है ना। तो फिर ये फाइनली एयर जो होता है हमारा क्लीन हो जाता है। सो आर्टिफिशियल रेनफॉल हेल्प्स रिमूव पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM10 डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, टेम्पोररीली इंप्रूविंग एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्यूरिंग सीवियर स्मॉग एपिसोड। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप देखोगे कि बीजिंग चाइना में भी ये 2008 ओलंपिक्स के टाइम पे कराया गया था परफॉर्म। ठीक है, तो ये काफी फेमस केस स्टडी है कि क्लाउड सीडिंग का यूज बीजिंग चाइना में 2008 ओलंपिक्स के टाइम पे कराया गया था। फिर रिसेंटली अभी दिल्ली इंडिया में IIT कानपुर के कोलैबोरेशन से और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से क्लाउड सीडिंग परफॉर्म कराया गया। हालांकि ये आपके सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसको दोबारा अभी शेड्यूल किया गया है कि दोबारा फिर से क्लाउड सीडिंग करवाया जाएगा। फिर देखो आगे, क्लाउड सीडिंग इनिशिएटिव इन इंडिया। तो क्लाउड सीडिंग इनिशिएटिव में कौन कौन सा है, एक तो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड IIT कानपुर पायोनियर्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिशिंग इंडिया साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर वेदर मॉडिफिकेशन। तो IIT कानपुर और TIFR ये सारे आपके पायोनियर किए हैं क्लाउड सीडिंग मेथड को इंडिया में। फिर उसका स्टेट लेवल प्रोजेक्ट भी आपके चल रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन भी है, लाइक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM पुणे, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट वेदर मॉडिफिकेशन फर्म्स कोलैबोरेट ऑन ऑपरेशन। उसके बाद देखो क्या क्या इसकी इफेक्टिवनेस है और क्रिटिकल चैलेंजेस है। तो अब जैसे क्लाउड सीडिंग से तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो रेनफॉल का प्रॉब्लम था वो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक कॉस्ट भी आता है। समझ आ रहा है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा एक इकोलॉजिकल कंसर्न जुड़ा हुआ रहता है, राइट। तो क्लाउड सीडिंग में क्या क्या चैलेंज एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है। तो अब देखो क्लाउड सीडिंग में हम क्या यूज कर रहे थे, सिल्वर आयोडाइड यूज कर रहे थे। तो सिल्वर आयोडाइड कहीं ना कहीं जब आपके आखिर तो ये जमीन पे आएगा ही, तो जब ये जमीन पे आएगा ना तो ये सॉइल को पॉल्यूट करेगा। तो जहां पे ये गिरेंगे ना वहां पे आपका जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगा या फिर जो वहां का सॉइल होगा वो खराब हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न भी एसोसिएटेड है। तो ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन हो सकता है पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए या फिर रेनफॉल लाने के लिए, लेकिन इसको हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न जुड़े हुए हैं, राइट। सो वहीं यहाँ पे दे रखा है, जैसे परसिस्टेंट चैलेंज में साइंटिफिक अनसर्टेनिटी। एक तो आपके साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है, इसमें बहुत सारा रिसर्च चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉस्टिंग बहुत हाई होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हम देख रहे थे कि हम जो
सीड डिस्पर्शन किसके हेल्प से कर रहे थे, एयरक्राफ्ट के हेल्प से कर रहे थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट लगता है। फिर उसका इन्वायरमेंटल कंसर्न मैंने बता दिया, पोटेंशियल कंटामिनेशन फ्रॉम सिल्वर आयोडाइड रेसिड्यूज। उसके बाद बहुत बार इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो जाता है कि कौन इसका ओनरशिप लेगा, जो ये आपका आर्टिफिशियल इंड्यूस प्रेसिपिटेशन हो रहा है। उसके बाद बहुत बार इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिमांड करती है एडवांस मेट्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज, जो कि बहुत रेयरली अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस अगर हम मेजर करें तो इसका जो सक्सेस है ना, ये डिपेंड करता है मल्टीपल वेरिएबल। तो ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग कहीं पे परफॉर्म किया जाएगा तो वहां पे बारिश आ ही जाएगी। इसमें बहुत सारे आपके कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि किस टाइप का क्लाउड प्रेजेंट है और मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, फिर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है कि नहीं है। मतलब अगर कहीं पे टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगा तो वहां पे आपके क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, मतलब हमको एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी चाहिए। फिर प्रिसाइज टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ सीडिंग, तो हमें समय का भी ध्यान रखना होता है और किस लोकेशन पे हम ये जो प्रोजेक्ट है इसको कैरी ऑन कर रहे हैं ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब मल्टीपल वेरिएबल है एसोसिएटेड विद क्लाउड सीडिंग जो कि इसके सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, समझ आ रहा है। फिर देखो, ग्लोबल स्टडीज इंडिकेट एन एवरेज रेनफॉल इंक्रीज 10 to 25% अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। तो ग्लोबल स्टडीज के अकॉर्डिंग जो आपका क्लाउड सीडिंग के थ्रू 10 से 25% आपका रेनफॉल में इंक्रीमेंट होता है अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, राइट। फिर अब इससे रिलेटेड पाथ फॉरवर्ड क्या है तो ये देख लो, हमने चैलेंजेस देख लिया, हमने इसकी इफेक्टिवनेस देख ली, ठीक है। दिल्ली में क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपके जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है वो प्रेजेंट नहीं थे। अब हम इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो अगर हमें क्लाउड सीडिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें दोनों चीज़ ध्यान में रखना होगा, इसके साथ जो चैलेंजेस है उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो जैसे हमें एडवांस रिसर्च सेटअप करना होगा, है ना, गवर्नमेंट को R&D पे और खर्च करना होगा ताकि हम इसका जो हार्मफुल जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कर पाए। सो इंप्रूव एक्यूरेसी थ्रू इनहांस रडार सिस्टम, एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, AI ड्रिवन प्रेडिक्शन एंड ऑटोनोमस ड्रोन डिप्लॉयमेंट फॉर प्रिसीजन सीडिंग। तो प्रिसीजन सीडिंग के लिए हमें एडवांस रिसर्च कैरी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद सस्टेनेबल इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे हम कंबाइन कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग को वाटरशेड मैनेजमेंट से, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से, कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड माइक्रोफिजिक्स स्टडीज से फॉर होलिस्टिक वाटर सिक्योरिटी। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा रिलेटेड टू कोई भी अगर आप वेदर में चेंजेस कर रहे हो आर्टिफिशियली। सो डेवलप नेशनल गाइडलाइन फॉर वेदर मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट्स। तो इन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सो कंक्लूजन में आप क्या दे सकते हो, अगर आप मान चलो मेंस वगैरह लिखते हो तो कंक्लूजन में आप इस लाइन को यूज कर सकते हो, क्लाउड सीडिंग इज नॉट अ मैजिक सॉल्यूशन but rather one tool in a comprehensive climate resilience strategy requiring robust meteorological data, environmental safeguard and collaborative governance। तो ये आपका एक बहुत प्यारा कंक्लूजन बन जाता है। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप इसको एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हो। तो ये था आपका 360 डिग्री होलिस्टिक कवरेज ऑफ क्लाउड सीडिंग टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। और इसी तरीके से अगर कोई भी जब मान के चलो वीक में आपके हॉट टॉपिक है जिसको लगता है कि आपको उस पर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बताओगे तो हम नेक्स्ट वीक में आपके उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन लेके आ जाएंगे, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हेल्प करेगा CAPF के। इवन आप सिविल सर्विसेज भी दे रहे हो तो वहां पे भी आपका ये सारा लेक्चर जो है यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।